स्टूडेंट, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एकल व्यवसाय तथा एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज़ के जितने भी गुण, दोष, लाभ और सीमाएं थी, उनके बारे में जानकारी ली थी और उन्हें समझा था। आज हम बात करने वाले हैं साझेदारी व्यवसाय के बारे में कि इसके गुण, सीमाएं, दोष, लाभ क्या-क्या हैं। एकल स्वामित्व के व्यापार विस्तार और वित्तीय और प्रबंध संबंधित जितने भी प्रकार के दोषों के कारण एक जीवित विकल्प के रूप में साझेदारी का मार्ग प्रशस्त हुआ है। साझेदारी व्यवसाय जो है वह भारी पूंजी निवेश, विभिन्न प्रकार के कौशल, जोखिमों में भागीदारी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि व्यक्ति ए, बी, सी, डी यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मिलकर अपने अपने हिसाब से कुछ पैसे और मूल्यों को जोड़ता है। हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग प्रबंधकीय कौशल होते हैं, तो ये सभी मिलकर उन पैसे और कौशलों की जो कमियां एकल और संयुक्त हिंदू परिवार में रह गई थी, उन्हें पूरा करने के लिए जब संयुक्त रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति आकर के मिलते हैं, तो वह व्यवसाय में आकर एक लिखित समझौता करते हैं और यह समझौता करते हैं कि हम सभी मिलकर अपने व्यवसाय को एक निश्चित अनुपात में बांटेंगे। उसे ही हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं और यह व्यक्ति अपने प्रॉफिट को, अपने लाभ को एक निश्चित अनुपात, जैसे कि 1:2 या 2:1 या 1:1 किसी भी रूप में अपने लाभ और हानियों को बांटने का एक लिखित समझौता करते हैं। उसे हम साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। तो इससे आपको स्पष्ट होता है कि साझेदारी व्यवसाय क्या होता है। अब हम बात करेंगे साझेदारी व्यवसाय के लक्षण क्या क्या होते हैं। उपयुक्त परिभाषा या डेफिनेशंस के आधार पर हमने समझा कि साझेदारी व्यवसाय संगठन क्या होता है। अब इसकी विशेषताओं का वर्णन हम समझेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे स्थापना की। साझेदारी व्यवसाय संगठन का स्वरूप जो हमें मिलता है वह भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के द्वारा हमें प्राप्त होता है। इस साझेदारी कानूनी समझौते के आधार स्वरूप हमारा व्यवसाय अस्तित्व में आता है। इसमें साझेदारों के मध्य अनेक प्रकार के उनके संबंध, उनके लाभ, हानि आदि को बांटने का और व्यवसाय के संचालन का कौन सा तरीका उपयोग में लेंगे, उसे निश्चित किया जाता है। ये एक लिखित समझौता होता है और मौखिक भी हो सकता है, लेकिन व्यवसाय के लिए ज़्यादातर लिखित समझौता उपयोग में लिया जाता है। विशिष्ट बात यहाँ पे यह रहेगी कि यह व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, यानी ये कानूनी होना चाहिए। गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए बनाया गया साझेदारी व्यवसाय कभी भी साझेदारी व्यवसाय नहीं बनेगा। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और इस व्यवसाय के संचालन का उद्देश्य केवल लाभ कमाना होना चाहिए। अगर आप सामाजिक सेवाएं कर रहे हैं तो आपका व्यवसाय साझेदारी व्यवसाय नहीं बनेगा। और यदि कोई दो व्यक्ति धर्मार्थ सेवा के लिए एकजुट होते हैं तो इसे साझेदारी व्यवसाय नहीं माना जाएगा। इसी का सेकंड पॉइंट है देयताएं। फर्म के साझेदारों का दायित्व हमेशा असीमित माना जाएगा। यदि व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त है और उस स्थिति में ऋणों का व्यक्तिगत संपत्तियों से चुकाया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, यदि आपने व्यवसाय में किसी प्रकार का ऋण लिया है और उसे चुकाने में आपकी संपत्तियां अपर्याप्त है, तो आपकी व्यक्तिगत साझेदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों को बेच करके उस ऋण को चुकाया जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि ऋणों को चुकता करने के लिए व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से वह सभी साझेदार उत्तरदायी होंगे। संयुक्त रूप से प्रत्येक साझेदार उस ऋण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी माना जाएगा। वह प्रत्येक व्यवसाय में अपने हिस्से के अनुपात में पहले तो योगदान करेगा, उस सीमा तक वह व्यवसाय का देनदार होगा। व्यवसाय की देनदारियों का भुगतान करने के लिए उस साझेदार को अपने व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। ऐसा तब होगा जब व्यवसाय की परिसंपत्तियां अपर्याप्त मात्रा में हो, लेकिन ऐसी स्थिति में वह साझेदार अन्य साझेदारों से भी उनके हिस्से की देनदारियों के बराबर राशि वसूल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम वहन करना। व्यवसाय में एक टीम के रूप में व्यवसाय को चलाने के लिए अनेक प्रकार की जोखिमें होती है, तो सभी साझेदार उन जोखिमों को मिलकर वहन करते हैं। इसके
प्रतिफल के रूप में उन्हें लाभ प्राप्त होता है, यानी जितनी जोखिमें होगी उन जोखिमों का सीधा सीधा प्रतिफल जो होगा वो हमारे लिए लाभ कहलाएगा। और यह लाभ ही होता है जिसे वह आपस में एक तय अनुपात 1:2 या 2:1 या 1:1 किसी भी रूप में वे उसे बांट लेते हैं, और लेकिन उसी अनुपात में वह अपनी हानियों को बांटने का कार्य भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निर्णय लेना और व्यवसाय के लिए नियंत्रण करने का कार्य करना। सभी साझेदार आपस में मिलकर दिन प्रतिदिन के जितने भी कार्य होते हैं उन सभी के संबंध में निर्णय लेते हैं और उन्हें नियंत्रण करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं। अब यह कार्य सभी साझेदार मिलकर करते हैं और अपनी कार्यों की अधिकताओं के आधार पर वह किसी एक व्यक्ति को प्रतिनिधित्व के रूप में ऐसा निर्णय लेने के लिए भी नियुक्त कर सकते हैं, और वह सभी उस निर्णय के प्रति प्रतिबद्ध होंगे। निर्णय जो है उनकी आपसी राय से लिए जाते हैं, अतः यह कहा जा सकता है कि साझेदारी फर्म के सभी कार्यों और उसके प्रबंधन में उन सभी साझेदारों का संपूर्ण योगदान मिलजुल कर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता। साझेदारी व्यवसाय की निरंतरता हमेशा कमी रहती है। यह एकल व्यवसाय की तरह होता है। एचयूएफ की जैसे इसमें व्यवसाय में निरंतरता नहीं रहती है, क्योंकि किसी भी साझेदार की मृत्यु, अवकाश ग्रहण करने या उसके दिवालिया होने पर या पागल हो जाने पर यह व्यवसाय और साझेदारी समाप्त हो जाती है। इसे वापस बनाए रखने के लिए बाकी के सभी साझेदार एक नए समझौते के आधार पर वापस से उस व्यापार साझेदारी व्यवसाय को चालू रख सकते हैं, यानी एक बार तो साझेदारी फर्म का समापन होगा, फिर दोबारा से एक नई साझेदारी के लिए लिखित समझौता किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है साझेदारी व्यवसाय की सदस्यता कितनी होती है। किसी भी साझेदारी व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए हमें न्यूनतम रूप में 2 साझेदारों की आवश्यकता होती है, और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 464 के अनुसार ये कहा गया है कि किसी भी साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या 100 हो सकती है। न्यूनतम का आपको मैंने बता ही दिया था 2। और कंपनी विधिक नियम 2014 के नियम 10 के अनुसार भी ये कहा गया है कि वर्तमान में किसी साझेदारी संगठन में अधिकतम संख्या 50 हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है एजेंसी संबंध। साझेदारी व्यवसाय में परिभाषा में कहा गया है कि साझेदारों के मध्य एक एजेंसी संबंध होता है। यह इस बात को तथ्य को रेखांकित भी उसकी डेफिनेशन में करता है। इसमें कहा गया है कि व्यवसाय की सभी साझेदार मिलकर या फिर सभी की ओर से कोई एक साझेदार उस साझेदारी व्यवसाय को चला सकता है। दूसरे शब्दों में अगर हम समझें तो ये समझेंगे कि प्रत्येक साझेदार व्यवसाय में एजेंट होता है और स्वामी भी होता है, क्योंकि वह दूसरे साझेदारों का प्रतिनिधित्व भी करता है, इसलिए वह उसे एजेंट माना जाता है तथा उसके स्वयं के कार्यों के द्वारा वह अन्य साझेदारों को भी आबद्ध यानी प्रतिबद्ध करता है, इसलिए वह उन लोगों के लिए अन्य लोग उसके लिए एजेंट हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक साझेदारी व्यवसाय का स्वामी भी है और दूसरे साझेदारों के कार्यों के प्रति आबद्ध यानी प्रतिबद्ध होने के नाते वह एजेंट के रूप में भी उन कार्यों को एक एजेंसी संबंध का निर्माण करता है। अब हम बात करेंगे साझेदारी व्यवसाय के गुण कौन कौन से हैं। साझेदारी फर्म के लाभ निम्नलिखित हैं। हमने विशेषताओं के बारे में जानकारी ली थी, अब हम लाभों के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है साझेदारी व्यवसाय की स्थापना और उसका समापन करना बड़ा ही सरल होता है। एक साझेदारी फर्म को संभावित साझेदारों के बीच समझौते के द्वारा सरलता से बनाया भी जा सकता है, जिसके अनुसार वह अपने व्यवसाय को चलाते हैं और जोखिमों को बांटने का कार्य करते हैं। फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है और इसे बंद करना सरल भी होता है, यानी पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है, लेकिन ऐच्छिक है। आप अपने व्यवसाय का पंजीकरण करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है संतुलित निर्णय लेना। सभी साझेदार अपनी अपनी विशिष्ट योग्यताओं, तकनीकों के आधार पर अलग अलग कार्यों को आसानी से देख सकते हैं और एक व्यक्ति विभिन्न कार्यों को करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं होता है, यानी ज़्यादा
सदस्य ज़्यादा तरह के कार्य एक साथ एक समय में देख सकते हैं, इसलिए एक व्यक्ति पे बर्डन नहीं होता है। और ऐसा होने से व्यवसाय के लिए निर्णय लेने में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ नहीं रहती है और वह गलतियाँ कम होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हम निर्णय अधिक संतुलित रूप से ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय में लाभ कमा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक कोष का निर्माण करना। साझेदारी व्यवसाय में पूंजी कई साझेदारों द्वारा लगाई जाती है। जैसे व्यवसाय में साझेदार ए, बी, सी और डी हैं। तो ये एक व्यक्ति अगर व्यवसाय को चलाएगा एकल व्यवसाय में तो उसकी स्वयं की पूंजी होगी, लेकिन यहाँ पे बी, सी और डी साझेदार भी अपनी पूंजी व्यवसाय में लेकर के आते हैं, तो पूंजी की मात्रा जो होती है वह बढ़ जाती है। इसलिए एकल स्वामित्व की तुलना में अधिक धन इस प्रकार के व्यवसाय में जुटाया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त व्यावसायिक कार्य भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्यवसाय की जोखिमों को बांटने का कार्य। साझेदारी फर्म को चलाने में हमेशा अनेक प्रकार की जोखिमें होती है और उन सभी जोखिमों को साझेदार अपने अपने अनुपात में बांट लेते हैं। ऐसा करने से एक अकेले साझेदार पर किसी भी प्रकार का कोई बोझ, तनाव और दबाव नहीं पड़ता है और ये दबाव कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गोपनीयता। एक साझेदारी व्यवसाय फर्म के लिए अपने खातों को प्रकाशित करना, उसका किसी भी प्रकार का ब्यौरा देना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि हम अपने व्यवसाय का पंजीकरण कराना ऐच्छिक होता है। इसलिए हम किसी भी रूप से समाज को अपने खातों के ब्यौरों को प्रकाशित करने के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। यह अपने व्यावसायिक कार्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचनाओं को सदैव गुप्त रख सकते हैं। इस प्रकार की बात गोपनीयता इसके अंदर होती है। अब हम बात करेंगे साझेदारी व्यवसाय की सीमाएं कौन कौन सी होती है। हमने गुण विशेषताएं देख ली थी, अब हम सीमाओं की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है असीमित दायित्व, जो इसकी सीमाओं को प्रदर्शित करता है। किसी भी साझेदारी फर्म की देनदारियों को चुकाने के लिए आपको पता है व्यवसाय की संपत्तियां यदि पर्याप्त नहीं हो तो ऐसी स्थिति में साझेदारों को उनका भुगतान अपनी निजी स्रोतों, निजी संपत्तियों से करना होगा। अपनी संपत्तियां, निजी संपत्तियां बेच करके वे व्यवसाय की देनदारियों को चुकाएंगे। साझेदारों के दायित्व संयुक्त और पृथक दोनों प्रकार के होते हैं, इसलिए यह कहा जा सकता है कि साझेदारों के लिए सदैव अनुचित होता है जिनके पास अधिक व्यक्तिगत धन है। यदि अन्य साझेदार ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होते हैं तो इसका भुगतान धनी साझेदारों को सदैव करना चाहिए। सेकंड पॉइंट है सीमाओं में सीमित साधनों का उपयोग होना। साझेदारों की संख्या सीमित होती है, यानी कि हम 50 या 100 साझेदारों को इसमें जोड़ सकते हैं। इसलिए बड़े पैमाने पर व्यावसायिक कार्यों को करने के लिए जो भी पूंजी लगाई जाती है वह पूंजी सदैव अपर्याप्त होती है। परिणाम स्वरूप साझेदारी फर्म एक निश्चित आकार और अधिक विस्तार नहीं कर पाती है। एक सीमित आकार के अंदर ही उस व्यवसाय को चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परस्पर विरोध की संभावनाएं एक साझेदारी व्यवसाय में लगातार बनी रहती है, क्योंकि साझेदारी फर्म का संचालन व्यक्तियों का एक समूह करता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति साझेदार होते हैं, जिसमें निर्णय लेने के अधिकारों को आपस में बांटा जाता है। लेकिन कुछ मामलों में यदि मतभेद हो जाए किसी निर्णय को लेने में तो इससे साझेदारों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो सकता है और इस प्रकार से एक साझेदार के निर्णय से अन्य दूसरे साझेदार आबद्ध हो जाते हैं और इस प्रकार से किसी एक का अनुचित निर्णय दूसरों के लिए वित्तीय बर्बादी का कारण बन जाता है। और यदि कोई साझेदार यदि फर्म को छोड़ना चाहता है तो उसे साझेदारी को समाप्त करना ही होगा, क्योंकि वह स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। इसलिए ये कमी इसके अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है निरंतरता की कमी। निरंतरता का मतलब है एकल व्यवसाय की तरह साझेदारों के साथ ही साझेदारी फर्म का भी समापन हो जाता है। समझेंगे, किसी भी एक साझेदार की मृत्यु होना, अवकाश ग्रहण करना, दिवालिया होना, पागल हो जाना, ये सभी कारण उस साझेदारी फर्म को समाप्त करने के लिए किए जाते हैं। इसे सभी की सहमति से कभी कभी समाप्त भी किया जा सकता है, यानी उपरोक्त दिए गए कारण अगर हमारे पास नहीं हो तो भी हम आपसी सहमति के द्वारा अपनी साझेदारी फर्म को समाप्त कर सकते हैं। इसमें किसी भी स्थायित्व एवं निरंतरता की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जनसाधारण समाज में साझेदारी व्यवसाय के प्रति विश्वास की कमी का होना। साझेदारी फर्म के लिए इसकी वित्तीय सूचनाओं
और अन्य दस्तावेजों जानकारियों को उनके प्रकाशन और उजागर करने का कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं बताया गया है। इसलिए जनसाधारण हमेशा उस फर्म की वित्तीय स्थितियों के बारे में नहीं जान पाता है। ये उनके लिए कठिन कार्य होता है। इसलिए जनता का विश्वास जो होता है वह सदैव ऐसी साझेदारी फर्म के लिए कम हो पाता है, यानी अन्य समाज और जनता ऐसी साझेदारी फर्म पर विश्वास आसानी से नहीं कर पाती है। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।